बार 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 परेशानी का सामना करना पड़ रहा था मुझे। अच्छी बात तो ये थी कि रात को दवाई खाने के बावजूद भी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरी रात बस बर्तन किचन में इधर से इधर गिरती पड़ती रहती थी। एक बार तो सोचा कि चलो माँ को ही सब कुछ बता देते। फिर ख्याल आया कि माँ की तो आजकल कुछ उलझी नजर आ रही है। आए दिन उनकी तबीयत खराब रहती है। उनको लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। उनकी उम्र भी तो हुई है। अगर उनको ये सब पता चला कि उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो उनको बिल्कुल नहीं लगेगा। उनको पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। खुद की समस्याओं का खुद ही समाधान करने का ठान लिया मैंने। जब कोई रास्ता नहीं मिला मुझे तब मैं सीधे चला गया एक साइकियाट्रिस्ट के पास। उनके पास जाके मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मेरी समस्याएं सब सुन के उन्होंने कहा उससे हालत की तब की देखता है शरीर का लेके ज्यादा दिमाग हो जाएगा शरीर में। इतना बोलने के बाद बस डॉक्टर साहब ने मुझे एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया और मैं सीधा घर में चला आया। घर में आने के बाद अपनी आरामदायक कुर्सी पे बैठ के मैं तो बस सोच रहा था पुरानी बातें, पुरानी ताज़ा कर देने वाली बातें। उसी सोच के दौरान मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो गए। मैं सोच रहा था कि कहीं अवंतिका ने जो बोला था वो सच तो नहीं था। ये सोच के ही मैं बस खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? अपने सर पे भी मुझे तस्वीर नहीं मिल रही थी। उसी दौरान एक नई घटना मेरी आंखों के सामने चलने लगी, एकदम एक सिनेमा की तरह। मैं बस सोच रहा था कि क्या वो सच हो सकता है। बहुत साल पहले का एक रविवार का दिन था। मैं घर कर रहा था, करते अचानक दिमाग में कुछ ख्याल आया। मैं सीधा स्टोर रूम में चला गया। हमारा स्टोर रूम वैसे तो बड़ा था और उसमें एक पुरानी संदूक थी। हालांकि मुझे पता था संदूक में कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसे खोला। अंदर पुराने शीशे, कपड़े, कंघी, पुराने पुतले और कुछ एक रोल था जो एक गोल्डन कलर के रिबन से बंधा हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। उसे देखते ही मैंने पता नहीं क्या सोच के उसे उठा लिया और उसे खोल दिया। देखने से मालूम पड़ रहा था कि ये शायद एक कैलेंडर है, लेकिन कैलेंडर का ऊपर का जो तस्वीर था वो बिल्कुल धुंधला हो गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो तस्वीर है किस चीज की, लेकिन इतना था कि वो एक कैलेंडर ही है। मैंने वो कैलेंडर उठाया और स्टोर रूम से निकल आया। पता नहीं कैसे कि बहुत देर तक उसे देखने के बाद मैंने उसे लाके एक दीवार पे टांग दिया। अवंतिका उसी वक्त वहां पे आ पहुंची। वो बहुत साफ सुथरी लड़की थी। कचरा बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। उसे देखने के साथ ही अवंतिका तो बिल्कुल आग बबूला हो गई। उसने तुरंत बोला, इसे उठा के बाहर फेंक दो। मैं इस सोच में पड़ गया कि अवंतिका की बात मानूं या नहीं। अवंतिका की बात मान के और ना मान के भी मैंने उस कैलेंडर को एक जगह पे छुपा दिया।
ताकि किसी को पता ना चले। और छुपाने के बाद मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उसे कहाँ पे छुपाया है। मैं अवंतिका का बहुत शुक्रगुजार था। उसकी बातें ऐसे ही नहीं टाल सकता था मैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार और परेशानी में पड़ा था। तब मूड बिल्कुल ख़राब रहता था और दिन भर गुस्से में रहता था। मैं उस किस्म का आदमी हूँ जिसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मैं ही बीच बाजार में लोगों से छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ता था और गुस्से से होके मारपीट तक की थी मैंने। ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाता था, हिसाब भूल जाता था, किसी को 200 रुपये देता तो 100 रुपये वापस लेना ही भूल जाता था। ऐसी हालत में जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तब मुझे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले। इंसान जब परेशानी में होता है ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। साधु बाबा को देख के मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। फिर उन्होंने बयान दिया। बेटा, जादू किया है किसी ने, काला जादू किया है किसी ने। तुझे पूजा करवानी होगी, काला जादू भगाने की पूजा। मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता था। साधु बाबा के बोलने के बावजूद मैं वहाँ से उठ के चलने लगा और पीछे मुड़कर भी बिल्कुल नहीं देखा मैंने। लेकिन पीछे से साधु बाबा ने मुझे आवाज़ लगाई, पीछे मुड़, ओए पीछे देख बेटा। साधु बाबा के पुकारने के बावजूद मैं नहीं रुका, बस पीछे मुड़ के उनको एक बार प्रणाम करके वहां से चल पड़ा मैं। घर जाके जब अवंतिका को मैंने सब कुछ बताया तो वो तो फिर से गुस्से से आग बबूला हो गई। वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह थी, बिल्कुल नास्तिक, भगवान में बिल्कुल नहीं मानती थी वो। हालांकि मैं भगवान में मानता तो था, लेकिन ये साधु वाधु में मुझे ज़्यादा यकीन नहीं था। अवंतिका मुझे लेके एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई, दवाई चलने लगी और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। लेकिन इसका भी एक इफेक्ट था। मेरा शरीर बुरी तरह से टूट गया, बिल्कुल शक्ति नहीं बची मेरे शरीर में। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी उठ के खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। ऐसी हालत में माँ तो बिल्कुल ही टूट गई, बूढ़ी औरत थी वो। लेकिन मेरी बीवी अवंतिका ने अकेले हाथ से सब कुछ संभाला। मैं तो किसी काम के लायक बचा नहीं, नौकरी भी गवा बैठा था मैं और शरीरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अवंतिका उस समय बिल्कुल मजबूत थी, अकेले हाथों से सब कुछ संभाल रही थी वो। एक दिन उसने मुझे पास बुला के, डर लगता है तुम्हारी तबीयत को लेकर, पता नहीं कैसे सब संभाल पाऊंगी या नहीं। उस दिन रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने दोस्त जगदीश्वर, जो कि एक वकील है, उसे बुला लिया और अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अवंतिका के नाम करने का फैसला किया मैंने। तभी जगदीश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए मुझे। लेकिन मैं तो अटल था। अवंतिका के प्रति शुक्रिया अदा करने का इससे बढ़िया कोई आइडिया तो था नहीं मेरे पास। तभी जगदीश्वर ने मुझसे कहा कि तू भाई थोड़ा सोच ले। अच्छा, शुक्रिया जताने का तो और भी कई तरीका है, और वो तो तेरी बेबी है, उसका तो ये कर्तव्य हुआ ना। मेरी दोस्त की बातें सुन के मैंने अपना फैसला बदला। अवंतिका के प्रति कुछ ज़्यादा ही मोहित हो गया था मैं। लेकिन भगवान की कृपा से उस दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा करके मेरा दिन लौटने लगा। नौकरी वापस मिल गई थी मुझे और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होने लगा था। लेकिन शांति मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पूरा टूट गया। अवंतिका, जो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। उसने एक दिन मेरे पास आके मुझे कुछ ऐसा बोला जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल ही घूम गया कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। लेकिन अवंतिका को देख के उस दिन लग रहा था कि वो सचमुच बहुत ही डर गई है, और उसकी आंखें देख के मैं भी डर गया। अरे क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, पता नहीं तुम यकीन करोगे या नहीं, मतलब हुआ क्या है आखिर? मुझे लगता है हमारे घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। ठीक से बताओ मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे। ठीक है, ठंडे दिमाग से बताओ क्या हुआ। हाँ, मैं घर साफ कर रही थी, ऐसा लगा पीछे पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा चेहरा कोई खड़ा था मेरे पीछे। मैं बहुत डर गई, मैं एकदम वो गायब हो गया। उस दिन के बाद से वो बिल्कुल बदल सी गई। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी उल्टा। और एक दिन तो उसने कुछ ऐसा बोला कि मेरा दिमाग ही घूम गया और मैं गुस्सा संभाल नहीं पाया। मैं इस घर में नहीं रहने वाली, और कुछ बताना है तुम्हें। वो आत्मा तुम्हारी माँ को जकड़ा है। उसके मुंह से ये सब बातें मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो कभी मेरी माँ को ऐसा बोल सकती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उसने मेरी माँ को चुड़ैल बोला, तब मैं गुस्से से टूट पड़ा उसके ऊपर। एक चाटा लगाऊंगा माँ के बारे में, और एक शब्द बोला तो। वो बस मुझे घूरे जा रही थी। आखिर एक औलाद अपने माँ के बारे में ऐसी चीजें कैसे सुन सकता था। उसी दिन मैंने अवंतिका को घर से निकाल दिया। निकल जाओ अभी यहाँ से, दोबारा लौट के मत आना। उसी दिन वो चली गई अपनी मायके। लेकिन उस दिन के बाद से घर में ऐसी चीजें होने लगी कि मैं तो सचमुच डर गया। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था ना, छत में ऐसा लग रहा था कि कोई ईंट और पत्थर फेंक के मार दिए हैं। घर के बाहर पैर रखते ही देखता था कि कोई सिंदूर लगा के एक नींबू फेंक के गया है। पता अब ये सब कैसे कांड थे। जब भी मैं माँ के लिए कोई काम वाली रखता था तो वो भाग जाती थी। पूछने पर उल्टा सीधा कहानियां बताती थी, डरावनी कहानियां, जैसे उसे डर लगता हो। तो एक दिन मुझे अचानक याद आ गया वो कैलेंडर। जैसे ही मुझे याद आया, मैंने जाके देखा उस पुरानी जगह पे जहाँ पे मैंने उसे रखा था। देखने पर मुझे पता चला कि हाँ, वो तो अभी तक वहीं पे है। मैंने उसे वहाँ से निकाल लिया और निकालने के साथ ही दीवार पे टांग दिया। और भाई, उसके बाद जो अजीब कांड हुआ तो यकीन नहीं करेगा। मतलब वो कैलेंडर लगाने के बाद ही ना, सब जो अजीब से कांड हो रहे थे सब बिल्कुल बंद हो गए। छत पे ईंटें गिरना बंद हो गई। माँ के लिए काम वाली मैंने कहीं से ढूंढ ली थी, जो इस बार भाग भी नहीं गई थी। उस कैलेंडर को मैं मन ही मन पूजने लगा था। हालांकि उस कैलेंडर पे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो जो एक तस्वीर थी, मेरा मानना था कि वो कोई भगवान की तस्वीर है। सुबह शाम काम में निकलने से पहले और बाद मैं उसे एक बार देखता था और मन ही मन पूछता था। मेरा मानना था कि इसी कैलेंडर की वजह से सब कुछ ठीक हुआ है, घर में शांति लौट आई है। मेरा मानना तो यही था, कोई भगवान उस तस्वीर में दिखाई दे या ना दे, बस तब से मैं उस कैलेंडर को पूज रहा था मन ही मन, और तब से मैं उसे ही पूछता हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद इतनी देर में हिरेन बोले। उसकी बातें सुन के मोहित साहब एक झटके में अतीत से वर्तमान में लौट आए। ओए समझ गया सब मैं। ओए
ओए चिंता ना कर वीरू, वो सब ठीक हो जाएगा। मोहित साहब को ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है, अब तो घर भी लौटना है ना। कि तभी हिरेन ने बोला, ओए मोहिते, तू एक बार भाभी जी से फिर बात क्यों नहीं करता?